हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे विशाल ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस लेक्चर में हम कुछ गेट पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के। आई होप वो सारे क्वेश्चंस आप लोग गेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, दैट इज लेक्चर नंबर 1, तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं और अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करना चालू कर देंगे। ओके, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी। आई एम एलुमिनस ऑफ जेएमआई न्यू दिल्ली। मैंने अपनी बीटेक जेएमआई न्यू दिल्ली से की थी। इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है। आई हैव क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम्स। कई बार मैंने 4-5 सालों से गेट को क्वालिफाई कर रहा हूँ। 3.5 से 4 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है गेट ईएससी कैटेगरी में। और इस गेट ईएससी कैटेगरी में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। और ऐसे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में AIR रैंक 1 हासिल करी है। अनअकैडमी का प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूं। जो भी डिटेल्स मैंने अनअकैडमी को दी है वो सारी की सारी वेरीफाइड डिटेल्स हैं। अगर आप कोड यूज करेंगे ES001, इफ यू यूज द कोड ES001, तो you will get Unacademy's discount on the Unacademy's subscription. Moving forward, दिस इज अ वेरी गुड अपडेट। अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट प्लान किए हैं। 5 मॉक टेस्ट जनवरी में हम लेंगे, दैट टू स्टार्ट फ्रॉम 2 जनवरी टू 30 जनवरी। सो दीज आर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर स्कोर। अगर आप अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपके अंदर जो फियर है एग्जाम को लेकर उसको कम करना चाहते हैं, सो यू शुड अटेम्प्ट दीज mock tests. These mock tests are free of cost. You need not to give any sort of fee. Just register for this mock test, all India mock test every Sunday. 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंस क्या है इन मॉक टेस्ट की? इन मॉक टेस्ट को हमारे टॉप वेल एक्सपीरियंस एजुकेटर्स ने प्लान किया है। सारे के सारे सिलेबस को ये मॉक टेस्ट कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो एग्जाम है जिस टाइमिंग पे होने वाला है एज पर द गेट नोटिफिकेशन, हमने मॉक टेस्ट भी उसी टाइमिंग पे प्लान किए हैं, सो दैट आपकी उसी टाइमिंग पर 3 घंटे बैठकर तैयारी करने की आदत पड़ सके। साथ ही साथ जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी, ठीक है। और जो भी आपके मॉक टेस्ट में जो वीक जो आपके एरियाज होंगे वहां पर उनके लिए हम लोग आपके लिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बनाएंगे। आपके लिए बनाएंगे क्या, आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बन चुके हैं। वो आपको मतलब जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसके आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरी लेक्चर्स को यूट्यूब पर फॉलो करना चाहते हैं अगर आप मुझे जो है फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा जो अनअकैडमी ओन टेलीग्राम चैनल है MES अनअकैडमी। तो यहाँ पर मैं अपनी PDFs जो भी बच्चों को क्वायरी होती है, चाहे वो मेंटल इश्यूज हों, चाहे वो मोटिवेशनल चीज़ें हों, चाहे वो तैयारी कैसे करनी है उसकी गाइडेंस हो, तो हम 1-to-1 वहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप इस MES अनअकैडमी जो टेलीग्राम चैनल है, ये अनअकैडमी ओन्ड टेलीग्राम चैनल ही है, बस मेरे नाम से है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेरी हो पोस्ट कर देना वहां पर, मैं जो है वहां पर देखता हूं। वहां पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें अनअकैडमी की, सो अनअकैडमी हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन ऑल ओवर द इंडिया बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी फ्री एजुकेशन एंड अफोर्डेबल क्वालिटी फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। अगर हम फ्री एजुकेशन की बात करें तो हम एजुकेशन यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं फ्री में, और स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करते हैं। ये सारी स्पेशल क्लास के आपके बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। और मेरी स्पेशल क्लासेस को आप अनअकैडमी के ऐप पर देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ES001 कोड है, उसका यूज करके आप मेरी क्लासेस में
आ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें अनअकैडमी के अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शंस की, तो दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है। वन इज कॉल्ड एज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर हम अनअकैडमी प्लस की बात करें तो आपको उसमें डेली लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास किसी वजह से छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिलते हैं, आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्सनल कोच मिल जाए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप ये कोड यूज करते हैं, कौन सा कोड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड है ये, बच्चों ने भरोसा जताया इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ES001। ES001 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। तो आप इस कोड को यूज करिएगा, उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपने पर्सनल 1-to-1 ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लाइव मेंटरिंग मिलती है आपको आइकॉनिक में। तो आइकॉनिक में आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको पर्सनल कोच मिलेगा आपको अनअकैडमी की तरफ से, साथ ही साथ मैं भी पर्सनली गाइड करूंगा, तो आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाएगी। दो पर्सनल गाइड आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की ये प्लान्स हैं, आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। ठीक है, प्लान लेते समय याद रखेंगे कि कोड यूज करना है ES001, क्योंकि आपको गाइडेंस और मेंटरशिप की भी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो मैं ज्यादा लोगों को ऐड भी नहीं करता हूं ग्रुप में। मेरा टारगेट होता है एक साल में लगभग 50 से 60 बच्चों को गाइड करना। होता क्या है ना कि जहां पर भीड़ ज्यादा होती है वहां पर टाइम कम देना, कम कम मिलता है। एक एजुकेटर को क्लासेस भी लेनी होती हैं, तो वहां पर जैसे अगर आप किसी भी कोई ऐसा एजुकेटर है जो जिसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे एजुकेटर का कोड यूज करेंगे तो टाइम कम मिलेगा आपको। तो अगर मेरा ये डिसीजन है कि मैं कम ही बच्चों को ही इनरोल कराता हूं ताकि उनको मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं। तो इसलिए आपको ये फ्रीडम मिलेगी यहां पर कि आपको अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके द्वारा आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। 2 जनवरी को ये होने वाला अनअकैडमी कॉम्बैट, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे आपके दोस्त मैकेनिकल में हो चाहे आप सिविल में हो, किसी भी ब्रांच में आपके दोस्त हैं, आप उनको एनरोल करने के लिए बोलिए। गेट 2024 और गेट 2023 के लिए आप ES001 कोड यूज करके बोलिए कि वो जो है इसके लिए एनरोल जरूर करें। मूविंग फॉरवर्ड आरोहण बैच हमारा स्टार्ट हो गया सिविल में, 5वां बैच, तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक शानदार ऑफर आया है, दैट इज कि अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कौन सा कोड यूज करके, अगर आप ये जबरदस्त कोड यूज करते हैं ES001, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद कोड है, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं ES001, तो आपको बेटा 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ये हमारा अनअकैडमी आस्क मी डाउट फीचर है, इसके द्वारा आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं हमारे डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, सो ये आप डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी पहले क्या था, एक ही डाउट पूछ सकते थे, अभी एक साथ 3 डाउट पूछ सकते हैं आप। तो क्लास को शुरू करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 50 गेट के PYQ कर रखे थे और हम लोगों ने सॉइल क्लासिफिकेशन तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कॉम्पैक्शन के सवाल करेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह के सवाल करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन्हें कॉम्पैक्शन टेस्ट जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, आपको रिवीजन भी करना है और भी सब्जेक्ट पढ़ने। सो आई विल ऑलवेज ट्राई कि आपका कम से कम मैं टाइम लूं। ठीक है,
In a compaction test, GWSE represents the specific gravity, water content, degree of saturation, and void ratio of the soil sample. If gamma W represents the unit weight of water and gamma D represents the dry unit weight of soil, the equation of zero air void line, देखिए क्या है ना, जीरो एयर वॉइड लाइन की जो इक्वेशन होती है, व्हाट इज जीरो एयर वॉइड लाइन? जीरो एयर वॉइड लाइन एक ऐसी लाइन है जिसकी हर एक पॉइंट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है. जीरो एयर वॉइड लाइन इज ए लाइन एट विच द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%, मतलब परसेंटेज एयर वॉइड्स जीरो होंगे. तो जीरो एयर वॉइड लाइन पर Na की वैल्यू जीरो होती है. Na की वैल्यू क्या होती है? जीरो. तो आपको पता है एस गामा डी होता है, आपको पता है एस गामा डी इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला होता है 1 माइनस Na GS गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस W इंटू GS. ये जनरल फॉर्मूला है. लेकिन when Na की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी तो हमें जो गामा डी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जीरो एयर वॉइड डेंसिटी, जिसको हम थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी, जिसको हम 100% सैचुरेशन डेंसिटी भी बोलते हैं. सो जब इसको यहां रख देंगे तो हमें गामा डी मैक्सिमम थ्योरेटिकल दैट इज जीरो एयर वॉइड डेंसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी, GS गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस W इंटू GS. तो आप देख रहे हैं यहां पर GS कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू कांस्टेंट है. जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको थ्योरेटिकल ड्राई डेंसिटी अलग मिलती जाएगी, और आप एक कर्व बना लेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है. इसीलिए इसको हम जीरो एयर वॉइड लाइन बोलते हैं. लेकिन होता ये नॉन लीनियर कर्व है. नॉन लीनियर कर्व इसलिए होता है क्योंकि जब ये जो कर्व हम बनाते हैं वो बेटा वाई एक्सिस पर गामा डी और एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट के बीच बनाते हैं. क्योंकि गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच हम कर्व बना रहे हैं और गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच का रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, तो कर्व भी कैसा मिलेगा? नॉन लीनियर मिलेगा. लेकिन जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन जैसा दिखता है ये, इसीलिए हम इसका नाम लाइन लिखते हैं. लेकिन एक्चुअली ये नॉन लीनियर कर्व है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा डी इज इक्वल टू GS गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस W इंटू GS. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा इसे. कह रहा है इन कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. देखिए बड़ा सिंपल सी बात है. अगर आपने प्रॉक्टर बाबा की थ्योरी पढ़ी हो तो प्रॉक्टर बाबा ने दो चीजें बताई. पहली चीज क्या बताई? वाई एक्सिस पर गामा डी लिया, ड्राई यूनिट वेट, और एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट लिया. तो दोनों चीजें मैं बता देता हूं कि हमारे प्रॉक्टर बाबा ने क्या बताया. प्रॉक्टर बाबा ने बताया कि जब एक गिवन कॉम्पैक्शन एनर्जी पर, जब एक कांस्टेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी पर किसी भी सॉइल को, जब एक कांस्टेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी पर किसी भी सॉइल को अलग अलग वाटर कंटेंट पर कॉम्पैक्ट किया जाता है तो उस सॉइल का गामा डी भी अलग अलग मिलता है. और जब हम अलग अलग एक गिवन कॉम्पैक्शन एनर्जी पर अलग अलग मिलने वाले गामा डी को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जो कि फिक्स रहता है किसी भी सॉइल के लिए, और वो कर्व इन्वर्टेड वी कर्व होता है, और उस कर्व को हम लोग कॉम्पैक्शन कर्व कहते हैं. तो क्या ये बोलते हैं कि एक गिवन कॉम्पैक्शन एनर्जी पर गामा डी और करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट के बीच का रिलेशनशिप हमेशा फिक्स रहता है. मतलब कॉम्पैक्शन एनर्जी आपने लगाई तो गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच का जो फिक्स रिलेशनशिप है वो हम लोग एक ग्राफिकल तरीके से शो कर सकते हैं. रिलेशनशिप हम ग्राफिकल तरीके से शो कर सकते हैं, दैट इज दिस कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व.
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गामा डी की वैल्यू पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। तो वो एक एक वाटर कंटेंट ऐसा मिलता है जिस पर गामा डी मैक्सिमम मिलता है, उस गामा डी को बोलते हैं गामा डी मैक्सिमम, और वो जिस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग मिलता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब अगर ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था दैट देयर शुड बी ए फिक्स रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी एंड वाटर कंटेंट एट ए गिवन कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड दिस रिलेशनशिप कैन बी ग्राफिकली एक्सप्रेस इन ए वी शेप इन्वर्टेड वी शेप कर्व दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन कर्व। मान लो इस पे हमने एनर्जी लगाई थी E1, ये पहला ऑब्जर्वेशन था प्रॉक्टर साहब ने जो टेस्ट किए थे अपने। दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जब आप उसी सॉइल पर जब आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ा देते हैं, मतलब E1 से मान लो E2 कर दिया, अब आप ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं और ज्यादा कॉम्पैक्शन एनर्जी लगा रहे हैं, ज्यादा कुटाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर किसी सॉइल पर अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी या कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ाकर अलग अलग वाटर कंटेंट पर कॉम्पैक्शन किया जाए एनर्जी बढ़ाकर, तो कर्व जो मिलता है गामा डी और वाटर कंटेंट पर वो सेम ही मिलता है, इन्वर्टेड वी कर्व ही मिलता है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ और बाएं की तरफ। मतलब जब आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये कर्व क्या होगा, मिलेगा, शेप तो ऐसे ही मिलेगा, बस डिफरेंस ये होगी ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें कर्व का शेप तो सेम है, मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन्ड होगी किस वाटर कंटेंट पर, OMC पर, और किस एनर्जी पर, E2 पे। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, ये गामा डी मैक्सिमम 2 है और ये OMC 2 है, ये OMC 1 है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, यहां आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपने कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ाया, मतलब E2 को जब E1 से ज्यादा कर दिया, तब हुआ क्या, तब जो OMC मिला आपको सेकेंड स्टेज में वो पहले की तुलना में कम मिला, और जो गामा डी मैक्सिमम मिला जिसको हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहते हैं, वो बेटा दूसरे वाले केस में पहले की तुलना की रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा मिला। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक गिवन सॉइल पर कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ाते हैं तो रिलेशनशिप तो वैसे ही मिलता है गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच, इन्वर्टेड वी, लेकिन उस सॉइल का गामा डी मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है और वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कम पानी पर मिल जाती है, मतलब कम वाटर कंटेंट, कम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर मिल जाती है। मतलब ऑन इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्शन एनर्जी गामा डी मैक्सिमम इंक्रीजेस बट OMC विल डिक्रीजेस। तो क्या बोल रहा है, इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल डिक्रीजेस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पढ़िए जरा सवाल क्या है। द जीरो एयर वाइड कर्व इज ए नॉन लीनियर कर्व ओइंग का मतलब होता है कि ओनरशिप आ गई है, किसकी ओनरशिप, कह रहा है कि जीरो एयर वाइड लाइन एक नॉन लीनियर कर्व है एंड दैट इज टू बिकॉज ऑफ व्हाट, किसके कारण ये नॉन लीनियर कर्व है, द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट डेटा ऑफ ड्राई डेंसिटी एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट प्लॉटिंग एज नॉन लीनियर कर्व। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का डेटा है जो गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच हम बनाते हैं वो हमारा नॉन लीनियर मिलता है। अरे जीरो एयर वाइड लाइन का संबंध जो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से तो है, तो लेकिन जीरो एयर वाइड लाइन तो प्रॉक्टर टेस्ट तो एक आपका लैब टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है, लैब में करते हैं, लेकिन जीरो एयर वाइड लाइन या जीरो एयर वाइड कर्व ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जब आप सारे के सारे वाइड्स को रिमूव कर देंगे तो जीरो एयर वाइड प्रॉक्टर टेस्ट का संबंध जीरो एयर वाइड लाइन से नहीं है, क्योंकि जीरो एयर वाइड लाइन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर क्या बोल रहा है कि जीरो एयर वाइड लाइन एक नॉन लीनियर कर्व क्यों है, क्योंकि ड्राई डेंसिटी एट 100% सेचुरेशन, 100% सेचुरेशन पे जो ड्राई डेंसिटी है जिसको 100% सेचुरेशन डेंसिटी या जीरो एयर वाइड डेंसिटी कहते हैं, इज बीइंग नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वाइड रेशियो। देखो जरा, वो हमने लिखा था ना गामा डी इज इक्वल टू GS गामा W अपॉन 1 प्लस E, बस इसमें
एस की वैल्यू 1 होती है इसके हर पॉइंट पर, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका W इंटू जीएस, तो 1 प्लस W इंटू जीएस। तो आप देख रहे हैं 100% सेचुरेशन पर गामा डी, जिसको हम जीरो एयर वॉइड डेंसिटी कह रहे हैं, वो बेटा ओएमसी या वाटर कंटेंट का नॉन लीनियर फंक्शन है और वॉइड रेशियो का भी नॉन लीनियर फंक्शन है, इसलिए कर्व हमें कैसा मिलता है, नॉन लीनियर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। यही पूछ रहा था कि वो कर्व नॉन लीनियर एक्चुअली होता क्यों है। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड ऑन कॉम्पैक्टेड सॉइल्स वेयर ds स्टैंड्स फॉर द सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम and ws stand for the soils compacted on wet side of optimum. Identify the incorrect statement. पहला स्टेटमेंट क्या है, द सॉइल स्ट्रक्चर इज फ्लोकुलेटेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम क्या होता है, देखो आपको याद भी आता हो, ये हमारा क्या है, गामा डी है और ये वाटर कंटेंट है। तो किसी कॉम्पैक्शन एनर्जी पर अलग अलग वाटर कंटेंट पर कर्व कैसा मिलता है, इन्वर्टेड वी कर्व मिलता है, ऐसा कर्व मिलेगा। ये वाला पॉइंट जिस पर आपको गामा डी मैक्सिमम मिल रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अभी मैंने बताया था। और वो डेंसिटी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की करस्पॉन्डिंग मिलती है उसको बोलते हैं एमडीडी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो वो जोन जिस जोन में वाटर कंटेंट ओएमसी से कम होता है उसको बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, उसको बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। और वो जोन जिसमें वाटर कंटेंट ओएमसी से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, उसको बोलते हैं बेटा वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। तो अब जरा देखो, तो कह रहा है इफ द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। देखो जब हम और इस ओएमसी पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, तो अब एक बात बताओ, अगर वाटर कंटेंट ओएमसी से कम है तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तो बनी नहीं है, और जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं बनी है तो सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लोकुलेटेड। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पर ओएमसी पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, लेम्स थ्योरी पढ़ी होगी आपने। तो इसके बाद जो सॉइल होगी वो डिस्पर्ज स्ट्रक्चर में होगी। तो याद रखिएगा, जब सॉइल को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया जाता है, व्हेन द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, जब सॉइल को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया जाता है, जब सॉइल को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया जाता है, व्हेन द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, तो इसका स्ट्रक्चर फ्लोकुलेटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर बोल रहा है कंस्ट्रक्शन पोर वाटर प्रेशर इज लो ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम एंड हाई ऑन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। तो एक बात बताओ, पोर वाटर प्रेशर कौन लगाता है, पानी तो लगाता है, पोर्स में बैठकर लगाता है। तो जिस साइड में पानी ज्यादा होगा उस साइड में वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में पानी क्या है, कम है। जब पानी कम है तो वो प्रेशर भी क्या लगाएगा, सॉइल में कम लगाएगा। और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में पानी ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगाएगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में पोर वाटर प्रेशर कम होगा और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट कह रहा ऑन ड्राइंग श्रिंकेज इज हाई ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम एंड लो ऑन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। तो देखो ये क्ले पार्टिकल है, ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्ले पार्टिकल है, ये बेटा है आपका, ये बेटा है ओएमसी, दिस इज कॉल्ड एज ओएमसी। ये हमारा है ओएमसी, ये जोन है, ये वाली लाइन है ओएमसी, ठीक है। तो एक बार सॉइल को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया गया और एक सॉइल वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया। अब दोनों को क्या करने छोड़ दिया, श्रिंक करने छोड़ दिया। तो बताओ श्रिंक में क्या होता है, सॉइल का वॉल्यूम श्रिंक होता है, लेकिन सॉइल का वॉल्यूम श्रिंक होगा कब, लेकिन सॉइल का वॉल्यूम श्रिंक होगा कब बेटा, सॉइल का वॉल्यूम श्रिंक होगा कब, सॉइल का वॉल्यूम तभी तो श्रिंक होगा, सॉइल का वॉल्यूम तभी तो श्रिंक होगा जब पानी निकलेगा। जितना ज्यादा पानी निकलेगा सॉइल का वॉल्यूम उतना ज्यादा श्रिंक होगा।
तो एक बात बताओ, जो ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे सॉइल है उसमें से इतना पानी निकलेगा, तो उसमें श्रिंकेज इस पानी के कारण होगा, और वेट साइड ऑफ सॉइल में जो सॉइल है उसमें इतना श्रिंकेज होगा इस वाले इस हिस्से के कारण। तो ज्यादा श्रिंकेज कब होगा, जब सॉइल को वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम से आप सुखाएंगे। तो ऑन ड्राइंग श्रिंकेज इज हाई ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, नहीं, श्रिंकेज हाई कब होगा, जब सॉइल को हम वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम से सुखाएंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है, ज्यादा पानी निकलेगा तो सॉइल के पार्टिकल ज्यादा पास आएंगे। फिर बोल रहा है ऑन एक्सेस टू वाटर, जब पानी को हम डाल देंगे, पानी को इंक्रीज करेंगे, तो सॉइलिंग, जब पानी डालते हैं तो सॉइल क्या करती है, सॉइल करने की कोशिश करती है। सो ऑन एक्सेस टू वाटर सॉइलिंग इज हाई ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम एंड लो ऑन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये मेरा क्ले पार्टिकल है, ठीक है, और ये मेरा ओएमसी है, ये मेरा क्ले पार्टिकल है और ये मेरा ओएमसी है, ये मेरा ओएमसी है, दिस इज ओएमसी, ठीक है। तो दो केसेस हैं, ये आपकी सॉइल ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर है, ये वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पर है। तो जब देखो, जो सॉइल वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पर है वो तो पानी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई है, तो पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। पानी कौन एब्जॉर्ब करेगी, जो ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम है, क्योंकि इसका भी चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने की क्या करेगी, कोशिश करती है, क्या करती है, कोशिश करती है। तो सॉइलिंग किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा सॉइलिंग होगी, और जो सॉइल वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम है उसमें सॉइलिंग कम होगी, वो पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, तो सॉइलिंग क्या होगी, तो सॉइलिंग उसमें ज्यादा होगी जिस सॉइल को आपने ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया है। सो जब हम पानी डाल देंगे तो सॉइलिंग, जिस सॉइल को हमने ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया है, पानी डालेंगे तो जो सॉइल ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पर उसकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं बनी है, तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को बनाने की कोशिश करेगी, तो पानी को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगी क्ले के पार्टिकल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछा था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड्स डिपेंड्स अपॉन, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड, जीरो एयर वॉइड पर जो सॉइल का यूनिट वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने बताया था कि जीरो एयर वॉइड लाइन मतलब जीरो एयर वॉइड लाइन की डेंसिटी, मतलब जीरो एयर वॉइड लाइन की डेंसिटी, तो वो इक्वेशन क्या होती है जीरो एयर वॉइड, दैट इज जीएस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो आप देखिए कि जो जीरो एयर वॉइड की डेंसिटी है, ये जो यूनिट वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर कर रही है, जी हां कर रही है। क्या वाटर कंटेंट के ऊपर कर रही है, जी, ई को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि S1 होता है ना इस पर, तो क्या वाटर कंटेंट के ऊपर कर रही है, जी हां कर रही है। क्या पानी के यूनिट वेट पे कर रही है, जी हां कर रही है, यानी सब पे कर रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। हमने देखो जीरो एयर वाइड लाइन जो है वो गेट का फेवरेट टॉपिक है, कई बार उस पर सवाल पूछा गया, न्यूमेरिकल भी पूछा गया, थ्योरेटिकल भी पूछा गया, फॉर्मूला भी पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए जीरो एयर वाइड लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, और मेरे हिसाब से इन्हीं में से सवाल फंस जाएंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इन ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट 1.8 kg ऑफ मॉइस्ट सॉइल 1.8 kg of moist soil was filling the mold of volume 944 cc. Full stop. After compaction, a soil sample weighing 23 gram was taken from the mold and oven dried for 24 hours at a temperature of 110 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि हम एक मोल्ड यूज करते हैं, आपको याद अगर पढ़ा हुआ आपने प्रॉक्टर टेस्ट, तो हम एक मोल्ड यूज करते हैं, प्रॉक्टर में एक मोल्ड यूज करते हैं जिसका वॉल्यूम होता है 944 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हमने एक मोल्ड, एक सॉइल ली जिसका वेट था 1.8 kg और उसको एक मोल्ड में भरा, कितना, 944 सीसी में। तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम भी किस सॉइल का कितना हो जाएगा, 944 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि इस मोल्ड में जो हमने सॉइल ऊपर तक भरी है अलग अलग लेयर्स में कॉम्पैक्शन करके,
इसका एक हिस्सा हमने निकाला यहां से, एक हिस्सा निकालकर हमने क्या किया, एक हिस्सा हमने निकाला और निकालने के बाद हमने एक नन्हे से कंटेनर में रखा। कितना हिस्सा निकाला, यहां से हमने 23 ग्राम निकाला और उसको एक कंटेनर में भर के कहां रख दिया, 110 डिग्री सेल्सियस पर ओवन ड्राइंग करने के लिए रख दिया। ठीक है, ओवन ड्राइंग करने के लिए आपने रख दिया। ओवन ड्राइंग करने के बाद द वेट ऑफ ड्राई सैंपल वाज फाउंड टू बी, ओवन ड्राइंग करने के बाद आपको वेट कितना मिला, 23 ग्राम कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, मतलब पानी उड़ गया होगा। कितना ग्राम पानी उड़ा होगा, 3 ग्राम पानी होगा, 3 ग्राम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड आपको 2.7 दे रखे। आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट दैट वाटर कंटेंट। क्या पूछा गया, थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, 100% सैचुरेशन ड्राई डेंसिटी, 0 एयर वॉइड डेंसिटी, क्रिटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ये सारी डेंसिटी जो है वो एक ही का ही नाम है। ठीक है, एक ही का ही नाम है। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या 0 एयर वॉइड डेंसिटी, ये दोनों नाम क्या है, सेम ही है, सेम ही डेंसिटीज हैं ये। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला था मैंने, जीएस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जीएस। किस वाटर कंटेंट पर, देखो सब तो कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट चेंज करते हैं वैसे वैसे थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी चेंज करती है। किस वाटर कंटेंट पे निकालनी है, इस वाटर कंटेंट पे निकालनी है जिस पर सॉइल सैंपल है। तो देखो जीएस पता है, गामा डब्ल्यू पता है, सब पता है। अगर मुझे किसी तरीके से क्या मिल जाए, मुझे अगर वाटर कंटेंट मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो सैंपल का पानी के साथ वेट है 23 और जब ओवन ड्राइंग कर दिया तो कितना बचा, 20। तो अगर मैं वाटर कंटेंट निकालूं तो वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो जब सुखा दिया गया तो जो वेट मिलेगा वो वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा, मतलब सॉलिड्स का वेट होगा। तो पानी का वेट कितना होगा बताओ, पानी और सॉलिड्स का वेट 23 ग्राम था पहले और ओवन ड्राइंग करने के बाद 20 बचा, मतलब ये सॉलिड्स का वेट होगा। तो यानी पानी कितना है, केवल 3 ग्राम। तो पानी है 3 ग्राम डिवाइडेड बाई सॉलिड्स कितने हैं, 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारा जो वाटर कंटेंट आ गया वो 15% आ गया। सो गामा डी मैक्सिमम थ्योरेटिकल, सो गामा डी मैक्सिमम थ्योरेटिकल वुड बी इक्वल टू जीएस। जीएस की वैल्यू है हमारी कितनी, 2.70 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.15 मल्टीप्लाइड बाई जीएस 2.70। सॉल्व करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। टू 2.70 18.85 आ रही है मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिसको 100% सैचुरेशन ड्राई डेंसिटी, जिसको 0 एयर वॉइड डेंसिटी भी बोला जाता है, उसकी वैल्यू आ रही है 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कॉम्पैक्शन बाई वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ। क्या है ना कि जिन सॉइल्स के अंदर कोहेजन नहीं होता, जैसे सैंड्स हो गई, जिनके पार्टिकल्स दाने दाने जैसे अलग अलग होते हैं, चाहे जैसे आप गेहूं देख लें, चाहे चीनी देख लें। कभी मम्मी चीनी भर रही है कंटेनर में और आपने देखा चीनी बच गई लेकिन कंटेनर फुल हो गया, तो मम्मी क्या करती है, उसको वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करती है तो वो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं उस वाइब्रेशन के कारण अपने आप जो है कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वो पार्टिकल जिनके अंदर कोहेजन नहीं होता, जिसके दाने अलग अलग होते हैं, उनको अगर कॉम्पैक्ट करना है तो आप उनके ऊपर क्या रख दीजिए,
वाइब्रेटर रख दीजिए, घुन करते करते वो अपने आप अपने वॉल्यूम को कम कर लेते हैं। तो कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इसको करते हैं। इस सवाल को करते हैं जरा फटाफट से। सवाल को पढ़िए, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है द स्टेडी स्टेट सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू ए सॉइल एलिमेंट एट पॉइंट क्यू। जो पॉइंट क्यू है यहां पर स्टेडी सीपेज डिस्चार्ज सीपेज हो रहा है, स्टेडी स्टेट सीपेज हो रहा है, एंड दिस पॉइंट क्यू इज 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द टो ऑफ द अर्थन डैम। ये क्या है? आपका अर्थन डैम है, और इस अर्थन डैम का ये टो है, उसके नीचे आपका सीपेज हो रहा है। ठीक है। द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट पी इज 500 mm। जब हमने पी पॉइंट पर पीजोमीटर इंस्टॉल किया तो हमारा जो पी पॉइंट पर जो पीजोमीटर हमने इंस्टॉल किया तो हमारा जो वाटर टेबल राइज हुआ और जो हमारा पानी राइज हुआ वो ग्राउंड सरफेस तक राइज हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो ये पी पॉइंट है वो क्यू पॉइंट से 500 mm ऊपर है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 500 mm है। बहुत बढ़िया। इस ग्राउंड सरफेस, उसके बाद द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट आर। फिर हमने वाटर टेबल, हमने पीजोमीटर को कहां इंस्टॉल किया? आर पर, जो कि क्यू से कितना नीचे है? जो कि क्यू से 500 mm नीचे है। इज 100 mm अबव द ग्राउंड सरफेस। जब हमने यहां इंस्टॉल किया तो ये जो पानी का लेवल राइज हुआ वो बेटा 100 mm ऊपर राइज हुआ, मतलब ये आपका 100 mm है। ठीक है, दो जगह लगाया। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि बल्क सैचुरेटेड यूनिट वेट सॉइल का 18 है, पानी का यूनिट वेट 9.81 है। तो वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ क्यू पॉइंट पर। सीपेज के दौरान आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो क्यू पॉइंट पर अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस एट क्यू एंड माइनस पोर वाटर प्रेशर एट क्यू। अब ये क्यू पर पोर वाटर प्रेशर या तो एनर्जी इक्वेशन लगाकर निकाल लो या फिर कैसे निकाल लो, उस पॉइंट पर पीजोमीटर लगाओ, क्योंकि ये प्रेशर लगा रहा है पानी और वॉइड्स में बैठ के लगा रहा है, और किसी भी पॉइंट पर पानी के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर हम पीजोमीटर लगाकर निकाल लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं क्यू पॉइंट पर पीजोमीटर लगाऊंगा, उस पीजोमीटर में एक्चुअली जितना पानी राइज होगा, द एक्चुअल राइज in the water inserted, actual rise of the water in a piezometer inserted at the point Q indicates the total pore water pressure at point Q। तो अगर आप Q पॉइंट पर अगर आप पीजोमीटर लगाते हैं, if you install the piezometer at point Q, तो ये पानी, ये तो पक्की बात है, ये पानी, इसमें जो पानी का लेवल राइज होगा वो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड सरफेस से तो ऊपर होगा, क्योंकि जब पानी आर से क्यू जाएगा तो कुछ हेड लॉस होगा। तो अगर मैंने आर पर पीजोमीटर लगाया है तो पानी यहां राइज हुआ है, तो जब पानी आर से क्यू जाएगा तो कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा। तो ये तो पक्की बात है कि पानी का लेवल 100 mm तक नहीं जाएगा, पानी का लेवल नीचे गिरेगा। पानी का लेवल कितना गिर जाएगा? पानी का लेवल उतना ही गिरेगा जितना आर से लेकर क्यू तक हेड लॉस होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आर, जब पानी आर से लेकर क्यू तक जाएगा तो कितना हेड लॉस होगा, तो आप बोलेंगे पानी जब आर से क्यू जाएगा, जब पानी बेटा आर से क्यू जाएगा
जब पानी R से P जाएगा तो कितना हेड लॉस होगा? उतना ही हेड लॉस होगा जितना P और R के बीच हेड डिफरेंस अवेलेबल है। तो P पर पीजोमीटर लगाया तो पानी यहां तक राइज हुआ, Q पे लगाया तो यहां तक राइज हुआ, तो यानी P और R के बीच हेड डिफरेंस कितना है? 100 mm। तो जब पानी R से P जाएगा तो हेड लॉस कितना होगा? 100 mm होगा। कितना होगा? 100 mm। तो इसने जब पानी R से P गया तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 1000 mm। इसका मतलब जब पानी 1 mm चल रहा है तो हेड लॉस कितना हो रहा है? 0.1 mm का हेड लॉस हो रहा है। यस और नो? तो अब मैं आपसे पूछूं कि पानी का लेवल कितना गिर जाएगा? उतना ही गिरेगा जितना हेड लॉस होगा। तो जब पानी R से Q जाएगा तो कितना हेड लॉस होगा? तो आप बोलेंगे जब पानी R से Q जाएगा तो वो 500 mm चलेगा। जब वो 500 mm चलेगा तो हेड लॉस R से Q कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 50 mm। मतलब पानी का लेवल इस वाले पीजोमीटर के रेस्पेक्ट में 50 mm गिर जाएगा। कितना mm गिर जाएगा? 50 mm गिर जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं एक्चुअल राइज निकालूं पीजोमीटर में तो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक तो 2 मीटर है, 2 मीटर में कितना और ऐड कर दूं? 50 mm। तो इसका मतलब पीजोमीटर में एक्चुअल राइज कितना होगा? 2.05 mm। तो यानी पोर वाटर प्रेशर हेड क्यू पॉइंट पर क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर हेड क्यू पॉइंट पे क्या होगा? यूक्यू बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.05। तो पोर वाटर प्रेशर क्यू पर कितना हो जाएगा? 2.05 मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू। तो यहां से देखिए जरा, इस क्यू पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस क्या होगा? गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाई 2 और पोर वाटर प्रेशर 2.05 मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू। सो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस 2.05। गामा डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया है 9.81 लेना है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्यू पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा? कोई क्यू पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा? सॉल्व करिए, यह आंसर आता होगा 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए और करने की कोशिश करते हैं। The piezometric head at point C in the experimental setup shown in the figure, when the flow takes place under a constant head through the soil A and B। आपको कहां पर piezometric head निकालना है? आपको C पॉइंट पर निकालना है। तो C पॉइंट कहां पर है? यहां पर है, B पॉइंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखिए, जब भी हम पीजोमेट्रिक हेड निकालते हैं, पीजोमेट्रिक हेड इज द समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हेड तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाय इंसर्टिंग द पीजोमीटर एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर पीजोमीटर लगाओ, जो पीजोमीटर में पानी जिस हाइट तक राइज करे वही बेटा उस पॉइंट का प्रेशर हेड हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? लेकिन आपको डेटम हेड निकालने के लिए डेटम पता होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में आपका डेटम दे ही नहीं रखा। तो देखो, जब डेटम नहीं दे रखा होता है तो पानी के 2 लेवल्स होंगे जिसके रेस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है। तो जो लोएस्ट लेवल होता है पानी की, जो लोएस्ट सरफेस होती है उस सेटअप में, उसी को हम डेटम मान लेते हैं। इस सवाल में हमें डेटम नहीं दे रखा, तो एक पानी की सरफेस यहां पर है, एक पानी की फ्री सरफेस यहां पर है।
तो ये एक थंब रूल है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, द लोएस्ट फ्री सरफेस अवेलेबल विल बी अज्यूम्ड एज द डेटम। तो हम लोग डेटम को क्या मान लेंगे, वी अज्यूम द डेटम एट दिस लेवल। ठीक हो गई बात, डेटम। तो अब देखिए जरा, अगर मैं डेटम हेड निकालूं, मैं निकालूं पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड piezometric head at C is equal to pressure head at C plus datum head at C। तो अगर हम डेटम हेड निकालें तो डेटम हेड क्या होगा, पॉइंट डेटम से नीचे है, कितना नीचे है, 40 प्लस 40 80। कोई भी पॉइंट जब डेटम से नीचे होता है तो डेटम हेड हो जाता -80 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे प्रेशर हेड कितना होगा, तो पानी का प्रेशर यहां पर कितना होगा, देखो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, या तो पीजोमीटर लगा लो या फिर सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। तो यहां इस पॉइंट पर उतना ही प्रेशर होगा जितना प्रेशर यहां होगा, और इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा बताओ, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा पानी का, पानी के लेवल से कितना नीचे ये पॉइंट 80 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट पर प्रेशर हेड कितना होगा 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर यहां पर प्रेशर हेड है तो यहां पर भी प्रेशर हेड होगा, तो ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। सो हमारा पीजोमेट्रिक हेड हमारा सी पर कितना आ जाएगा, -80 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन, ए ऑप्शन है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। सो द पीजोमेट्रिक हेड वुड बी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि डेटम हेड हमारा है -80, प्रेशर हेड है हमारा, इसको सही कर लेना, ये 40 सेंटीमीटर है ना, वो यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 60 से अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और भी सवाल कराने तो अभी हमारी क्लास है ना प्लस स्पेशल क्लास है, तो उसमें आइएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।